दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैट। और इस पार्ट में हम बेसिकली फ्लक्स के ऊपर और डिस्कशन करेंगे। डन। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक क्यूब है और क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज है, तो इस कॉर्नर पे जो चार्ज है उसका जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा पूरे क्यूब में, उसको इमेजिन करके सोचते हैं कि ऐसे 8 क्यूब को हम इस चार्ज से ढक देंगे, तो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो हम बोलते हैं Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 क्यूब से हम इस चार्ज को कवर करेंगे। यस और नो? लेकिन अब देखिए, यहां पे दो और क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो चार्ज यहां कॉर्नर है, तो उसके इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा वो बताना है। अब आप देखिए, चाहे आप इस सरफेस की बात करते हैं, चाहे आप पीछे वाला सरफेस की बात करिए, चाहे आप बेसिकली इस साइड वाले सरफेस की बात करिए, तो 3 ऐसे सरफेस होंगे जिससे जो फ्लक्स होगा और एरिया वेक्टर होगा उससे 90 डिग्री एंगल बनेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप इस ऊपर वाले सरफेस की बात करिए, तो ये ऊपर वाला सरफेस कुछ ऐसा बनाते हैं और ये चार्ज कुछ ऐसा है, तो ये जो चार्ज फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और इस वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसके बीच का 90 डिग्री एंगल होगा, तो इस सरफेस से फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। सिमिलरली इस साइड वाले से भी 0 होगा और पीछे वाले साइड से भी 0 होगा, तो तीन सरफेस से फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। पूरे क्यूब से पूछे तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, इस 3 सरफेस से 0 होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन और है, तो शेडेड सरफेस से 1 2 3 सरफेस से 0, पूरे क्यूब से Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और एक सरफेस हम बात कर रहे हैं ये सरफेस, नीचे वाला सरफेस, तो यहां से इसका फ्लक्स बताना है। अब आप देखिए, 3 सरफेस यानी कि ये सरफेस, पीछे वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, वो तो खत्म हो गया, बाकी बचा 3 सरफेस। तो 3 सरफेस पूरे क्यूब का है Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी और 3 सरफेस से, क्योंकि ये सरफेस हम कंसीडर करेंगे, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 3 सरफेस कंट्रीब्यूट करेंगे। डन। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं आपको। पूरे क्यूब, अगर क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज है, पूरे क्यूब से पूछे तो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, इस ऊपर वाले सेंटर रीजन से पूछे या इसके बगल वाला या पीछे वाला तो 0, और नीचे वाले सरफेस से तो 3 सरफेस तो कैंसिल हो गया, बाकी बचा 3 सरफेस, तो एक सरफेस से कितना होगा? Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोला कि हेमिस्फीयर है और यहां पे चार्ज है, तो आपको पता है इस चार्ज का जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा हेमिस्फीयर में, अगर पूरा स्फीयर होता तो लिखते Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड है। हेमिस्फीयर है इसलिए Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको समझ में आया। अब आपको क्या बोला, इसी क्वेश्चन में 4 पॉइंट मार्क करके दिए, A, C, D और B, 4 पॉइंट है, और आपको बोला है कि सेकेंड चार्ज इस कौन से पॉइंट पे रखे ताकि फ्लक्स जो होगा इट विल रिमेन अनचेंज्ड। इसका क्या मतलब है? फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन 0 होगा। अब आप बात करते हैं, पहले मान लेते हैं चार्ज को आप C पे रखते हैं। C पे रखिएगा तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, और जैसे ही इस हेमिस्फीयर को कट करेगा, तो देखिए आने वक्त कट कर रहा है, जाते वक्त कट कर रहा है, यानी जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है। इसीलिए सी पे जो चार्ज होगा इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा फ्लक्स में। सिमिलरली आप ए पे बात करते हैं, ए पे जितना भी फ्लक्स यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा वो सब कट करेगा, इनकमिंग और आउटगोइंग, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, तो ए पे भी नहीं करेगा। लेकिन जो डी और बी पे है, ये यहां पे कैच है। ए और सी पे तो फ्लक्स रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन जैसा ही आप चार्ज बी पे रखते हैं, तो मान लेते हैं ये आपके पास हेमिस्फीयर है। डन। हेमिस्फीयर मतलब नीचे से ये ओपन होगा, नीचे से ओपन होगा, तो अगर चार्ज आप बी पे रख रहे हैं तो कुछ तो फ्लक्स 0 होगा, इनकमिंग इक्वल टू आने वाला और जाने वाला, लेकिन कुछ जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ एंटर ही करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि नीचे से ओपन है। हाँ, ये हम मानते हैं कि कुछ कैंसिल होगा, कुछ पक्का कैंसिल होगा, लेकिन कुछ जो होगा सिंस नीचे से ओपन है तो सिर्फ इनकमिंग होगा, आउटगोइंग तो है ही नहीं। तो कुछ लाइंस का फ्लक्स होगा,
और सिमिलरली डी पर। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कहां चार्ज रखे सेकेंड चार्ज ताकि फ्लक्स रिमेन अनचेंज्ड, तो ए और सी पे रखेंगे तो फ्लक्स उसमें अनचेंज्ड होगा, बी और डी पे रखेंगे तो कुछ फ्लक्स तो कैंसिल होगा पर कुछ फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक क्यूब है, क्यूब का आप जो लेंथ है साइड का वो देख सकते हैं ए है, और एक क्यूब है और एक रॉड है आपके पास। ये जो रॉड है ये आपके पास एक रॉड है, और इस रॉड का जो आपको चार्ज डेंसिटी वो आपको लेमडा गिवन है। अब आपको बोला कि इस रॉड को हम क्या करते हैं, इस क्यूब के एक साइड में इंसर्ट करते हैं और एक बार हम बॉडी डायगोनल पे इंसर्ट करते हैं। देखिए ये बॉडी डायगोनल पे इंसर्ट किए हैं और एक साइड पे इंसर्ट किए हैं। तो आपसे पूछा है कि फ्लक्स लिंक्ड बताइए पूरे क्यूब से। देखिए अगर हमें फ्लक्स लिंक निकालना है तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कहीं से हमें क्यू इनक्लोज्ड मिल जाए तो हम फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो रॉड आपके पास गिवन है जिसका चार्ज डेंसिटी लेमडा गिवन है, तो लेमडा को बुलाते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेमडा हो गया चार्ज अपॉन लेंथ। तो हम चार्ज को लिख सकते हैं लेमडा इंटू लेंथ। अच्छा लेंथ कितना है रॉड का, रॉड का लेंथ जो है वो ए के बराबर है, तो चार्ज जो है इस पूरे रॉड पे वो आ गया लेमडा ए के बराबर। डन। अच्छा जब हम इस रॉड को एक साइड में इंसर्ट करेंगे, ऐसे इंसर्ट करेंगे, तो जो फ्लक्स होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड के जगह पे रखेंगे लेमडा इंटू ए, तो फ्लक्स आ गया। डन। और सिंस आपको पता है क्यूब में अलग अलग लेंथ होता है, जैसे ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो एक फेस डायगोनल का भी साइड होगा वो √2 होगा, बॉडी डायगोनल √3a होगा। तो ये जो ए है, स्मॉल ए है, ये मिनिमम डिस्टेंस है क्यूब का। और अगर ये मिनिमम डिस्टेंस है तो अगर रॉड को आप ऐसे इंसर्ट करिएगा तो उसके जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो भी मिनिमम होगा। यस और नो। फिर रॉड को हमने बॉडी डायगोनल में इंसर्ट किया। अगर बॉडी डायगोनल में इंसर्ट करते हैं तो उसका लेंथ होता है √3a, तो लेमडा को लिखेंगे चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज को लिखेंगे, लेंथ को लिखेंगे √3a, चार्ज को लिखेंगे √3a इंटू लेमडा, और क्यू इनक्लोज्ड के जगह पे ये डालेंगे। अब आप देखिए ये जो लेंथ होगा ये मैक्सिमम लेंथ होगा एक क्यूब में, क्योंकि √3a टाइम्स a है, तो यहां से इससे जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपको बोल देगा कि एक रॉड है, रॉड को इंसर्ट करते हैं ऐसे, फिर रॉड को इंसर्ट किए ऐसे, तो मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स का रेशियो बताइए। तो आपको ये भी निकालना आना चाहिए, ये भी निकालना आना चाहिए, तब दोनों का आप रेशियो लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला कि ये एक गॉसियन सरफेस है और एक आपके पास इन्फानाइट रॉड है। डन। अच्छा ये जो इन्फानाइट रॉड है वो जो क्रॉस करता है गॉसियन सरफेस से उसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे, यस और नो। तो आपसे पूछा है कि फ्लक्स लिंक्ड बताइए इस गॉसियन सरफेस से। देखिए इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा फाई, दैट विल बी क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर हम कहीं से क्यू इनक्लोज्ड निकाल लेते हैं तो फ्लक्स लिंक्ड आ जाएगा। अच्छा चार्ज जो है इस रॉड पे है, अब इस रॉड पे पूरा चार्ज नहीं लेंगे, इस रॉड पे उतना ही चार्ज लेंगे जो इसको क्रॉस कर रहा होगा। डन। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस r/2 है, इसको x मान लेते हैं और ये भी x हो जाएगा, तो यानी कि 2x लेंथ का इस पूरे रॉड का जो चार्ज होगा वही इस गॉसियन सरफेस को क्रॉस करेगा और उसी के कारण जो होगा वो फ्लक्स आएगा। तो आप क्या करिए, इस x को, इस r/2 और इसको, इस ट्राइंगल को अलग करके बना लीजिए। डन। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये लेंथ आ जाएगा √3r/2। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना आता है। डन। अच्छा रॉड है तो रॉड के लिए लेमडा लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। कितना लेंथ होगा, 2x लेंथ होगा, और चार्ज आ जाएगा लेमडा इंटू 2x। x का वैल्यू आ गया है तो आपके पास चार्ज आ जाएगा इतना, यहां वैल्यू पुट करिएगा आपके पास फाई आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। उस एप्लीकेशन में सबसे पहले हम निकालेंगे कि अगर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, या आपको यूं बोल के देगा कि एक स्फेरिकल सेल है, तो आपको पता है अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो भी आप चार्ज दीजिएगा कंडक्टिंग है तो वो सारा चार्ज जो होगा उसके सरफेस पे आएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। डन। अच्छा यहां पे हम प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है या सेल है
तो बाहर वाले पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कंडक्टिंग है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ग्राफ देखिए बनाइएगा तो ये रेडियस तो कांस्टेंट है, तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हम ग्राफ बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। फिर सरफेस पे देखिए आर इज इक्वल टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और फिर बाहर दब जाइएगा तो वो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यस और नो? और स्फेरिकल के लिए भी सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। अगेन हम डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रखेंगे। अगर आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो भी चार्ज दीजिएगा वो उसके बल्क में जाएगा, चार्ज उसके अंदर जाएगा, और अगर चार्ज उसके अंदर जाएगा तो अब जो अंदर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो आइए हम फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। अगेन बाहर वाले सरफेस पे आर डिस्टेंस पे के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इनसाइड वाला जो पॉइंट होगा, इनसाइड वाला जो पॉइंट होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू, वो डिस्टेंस जहां पे पूछा है, अपॉन कैपिटल आर क्यू। अच्छा, इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके इनसाइड वाले पॉइंट पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो लिखते हैं रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और रो को लिखते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। डन। अगर हम ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में, तो इनसाइड वाले पॉइंट पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर सरफेस पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और फिर बाहर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।